भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा पार्ट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी युग के नाम से। कल हम लोग गांधी युग का पहला पार्ट किए थे और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी का जीवन परिचय रहा है। मैं थोड़ा रफली महात्मा गांधी के जीवन परिचय को किया था भी कल, कि महात्मा गांधी जन्म कब लिए थे बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 को। कब लिए जन्म? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर कठियावाड़ जिले में उनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। ठीक है, गुजरात के कठियावाड़ में जन्म हुआ। 1869 के बाद उनकी पढ़ाई जो है वो लंदन हुई। कब हुई? लंदन में क्या बनने चले गए? बैरिस्टर बनने चले गए। किसी कोई दिक्कत? कब गए हैं? 1883 में। 1885 ईस्वी में कहाँ आ गए? दक्षिण अफ्रीका गए हैं। कितने साल? 22 साल रहे हैं। उसके बाद इनका कैरियर कहाँ आया है? भारत की तरफ आया है। कब बच्चों? 1915 में। 1915 में आने के बाद भारत में तरह तरह के आंदोलन करना शुरू किए और उस आंदोलन में चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मीर मौजूद आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, लगातार सक्सेसफुल आंदोलन रहा। फिर भारत में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और साबरमती आश्रम में जाने के कुछ दिन बाद साबरमती आश्रम को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि साबरमती आश्रम वो तभी लौटेंगे जब तक वो देश को आज़ादी ना दिला पाए। यही 1917 से 1930 तक साबरमती आश्रम में रहे और साबरमती आश्रम में 1930 में इन्होंने इस व्रत के साथ साबरमती आश्रम को छोड़ दिया कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं करा लूँगा तब तक वो भारत में नहीं लौटूंगा, आश्रम में वो नहीं लौटेंगे। ये मैं कल थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में कि महात्मा गांधी ने उसी साल यानी 1917 में पहला आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है चंपारण किसान आंदोलन। और ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी का नेतृत्व पाकर क्या रहा? सफल हो पाया। 1917 का चंपारण आंदोलन, उसी तरह 1918 का अहमदाबाद मीर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। मैंने कल पढ़ाया था कि राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पर भारत के शुरुआती आंदोलन चंपारण आंदोलन में गए। राजकुमार शुक्ल पूरे इलाके में साइकिल से जा करके सबको इनविटेशन दिए कि एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हम लोग के इस पावन धरती पर आ रहा है, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के प्रयासों में सफलता आई। नील के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा। तिनकठिया पद्धति क्या हो गए बच्चों? समाप्त हो गई। अंग्रेज जो है वो महात्मा गांधी के बातों से सहमत हो गए और फिर निर्णय लिया कि तिनकठिया पद्धति कर प्रणाली व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। इनकी जीत हुई। अगले साल अहमदाबाद मिल मजदूर का कंसेप्ट आता है, जहां पर एक बीमारी फैली थी जिस बीमारी को हम लोग बोलते हैं प्लेग। प्लेग बीमारी जब फैली, जैसे आज के समय कोरोना एकेडमिक रूप में है, उसी तरह उस जमाने में प्लेग था। और जब प्लेग बीमारी फैली तो उस समय मजदूरों को कितना वेटेज दिए जाने लगा। प्लेग में क्या मिलता था? उन लोगों को बोनस मिलता था। बोनस को जारी रखना चाहते थे। प्लेग खत्म हुआ, उन लोगों ने क्या किया? बोनस को हटा लिया। लेकिन मजदूर क्या चाहते थे? बोनस को जारी रखे। महात्मा गांधी ने इस चीज को भी बहुत आड़े लिया और बारीकी से अध्ययन किया और फिर मांग रखी कि मजदूरों के वेतन में कितना 35% की वृद्धि होनी चाहिए। गांधी जी पहली बार भूख आंदोलन जो है, भूख हड़ताल भी इसी आंदोलन में की और सफल रहा और अनशन के कारण दबाव बढ़ा और महात्मा गांधी की बात को मान लिया गया और इस तरह मजदूर का आंदोलन सफल हो गया। ये तो था वो क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में डेवलप रहा जो पूरे भारत को प्रभावित नहीं किया। लेकिन महात्मा गांधी इसके बाद जितने सारे आंदोलन में भाग लिए वो राष्ट्रीयकरण आंदोलन होता चला गया। क्योंकि चंपारण आंदोलन एक क्षेत्र का आंदोलन था, उसमें सभी ग्रुप के लोग शामिल नहीं थे। वो एक किसान का आंदोलन था तो उसमें कोई वकील नहीं जा सकता था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वो भी किसका था? मजदूरों का था, उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं जा सकता था। तो कोई एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसमें सभी जात वर्ग समुदाय के लोग शामिल हो, उसमें कौन आता है?
नहीं, राष्ट्रीय जनजाति में महात्मा गांधी का आगमन रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी से हुआ। रॉलेट एक्ट ही वह पहला मुद्दा था जिसे लेकर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह की। बच्चों, ये रॉलेट एक्ट होता क्या है? रॉलेट एक ऐसा कानून है जिस कानून के अंदर किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर 24 घंटे के अंदर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था, सिर्फ शक के आधार पर, और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। महात्मा गांधी सहित अन्य क्रांतिकारियों ने इस कानून को काला कानून कहा। इसके विरोध में क्या किया? राष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ? विरोध किया गया। यही लाइन लिखता है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सत्याग्रह किया। पहली बार सत्याग्रह का अधिकार रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी ने कौन कानून कहा बच्चों? काला कानून है, इसे हटाना चाहिए। 1917 में जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में भारत की क्रांतिकारी षड्यंत्रों के बारे में जांच करने लगा तथा उनका सामना करने के लिए उचित कानून बनाने के लिए सिफारिश देने हेतु एक समिति बनाई। समिति के सिफारिशों के अनुरूप मार्च 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ जो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या है कि 1917 में जस्टिस रॉलेट की एक्ट में भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्रों के बारे में जांच करने लगा। क्रांतिकारी षड्यंत्र मतलब कौन कौन प्लान बना रहा है कि अंग्रेजों को यहां से भगा देना है, कौन कौन प्लान बना रहा है कि अंग्रेजों को हम लोग कैसे आज़ादी दिलाएंगे, कौन कौन प्लान बना रहा है कि अंग्रेज को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। तो सिर्फ यह प्लान बनाए कि किस तरह उसे आगे ले जाना है, उसकी बात जो करने वाले थे वह क्रांतिकारी कंडीशन में थे और उस व्यक्ति का नाम था क्या? जस्टिस रॉलेट। इन्हीं के अध्यक्षता में काम कर रहा था। सिफारिश भी हुई और 1919 में एक अधिनियम पारित हो गया। नहीं कि क्रांतिकारी स्थिति बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और अगर हमको शक भी हो जाएगा तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। उस अधिनियम को क्या कहे? रॉलेट एक्ट अधिनियम, है ना। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसके विरुद्ध न कोई अपील, दलील और न ही कोई वकील की व्यवस्था थी। ये दिक्कत नहीं है कि तुम हमको इल्जाम लगा दिए, दिक्कत इस बात का है कि हमको सफाई भी देने का मौका ना मिले। मतलब ना ही कोई अपील हो सकता है, मतलब ना ही आपकी कोई सुनेगा, नहीं ना दलील हो सकता है और ना हो कोई वकील की व्यवस्था, ना आपका कोई सुनेगा, ना इस अवस्था में आपका, ठीक है ना, दलील कहने का अर्थ है, ठीक, और वकील मतलब आप अपने पक्ष को रखने के लिए किसी कोर्ट के दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। ऐसी स्थिति में थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रिया। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट को काला कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय लिया। महात्मा गांधी भी कहें कि नहीं, हमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जाना चाहिए, हम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध काम करेंगे। महात्मा गांधी ने बंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की और उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी स्वयं इस सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे तथा इसके अधिकांश सदस्य होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए युवा थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत के समस्त जनता को इसे काले कानून के विरोध को हड़ताल करने का आह्वान किया। पहले 30 मार्च 1919 को हड़ताल की तिथि निर्धारित की गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका समाचार देर से पहुंचने के कारण तिथि बदलकर 6 अप्रैल 1919 को कर दिया गया। ध्यान से सुनना, पहले तो 30 मार्च को लिया गया, ठीक है ना, लेकिन वो 30 मार्च को बदल करके 6 अप्रैल के दिया, क्योंकि उस जमाने में सूचना नहीं होती थी बच्चों कि अपने सूचना को कैसे सभी क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, ठीक है ना। तो सूचना का टाइम को बदल दिया गया और फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा। क्या? यह रविवार का 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस बनाए जाने की घोषणा की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में चलाए जा रहे आंदोलन का स्वरूप पंजाब में सबसे अधिक तीव्र था। रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा कहां दिख रहा था बच्चों? पंजाब में था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलुई एवं डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध में भारी उपद्रव मचाया गया। फलतः 12 अप्रैल 1919 को शहर में मार्शल लॉ लगा दिया और फलतः जनरल डायर को प्रशासन का भार सौंप दिया। जब क्रांतिकारी युवाओं के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्रांतिकारी युवाओं के मुख्य नेताओं को पंजाब का इलाका में सबको कॉच कर लिया गया, पकड़ करके ले गया गया, तो युवाओं ने काफी भूचाल मचाया, युवाओं ने काफी बवाल काटा और इतना बवाल काटा
कि जैसे आज के समय राष्ट्रपति शासन लगा देते, उस समय में मार्शल लॉ चलता था, और मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है ना। और क्या कह दिया गया कि जनरल डायर को भार सौंप दिया। 12 अप्रैल 1919 को ही जनरल डायर ने सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी। जैसे कि हम लोग क्या है, एक समय आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता जब लागू होती है चुनाव के टाइम में, तो कोई गवर्नमेंटियल काम नहीं होता है। आप बहुत आदमी एक जगह का बिना परमिशन का, बिना इजाज़त का आप कहीं पर 10, 15, 20 आदमी का सभा नहीं लगा सकते। अगर पुलिस आता है, अगर पकड़ लेता है, तब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ किस बात की सभा है, बात समझ में आई? वो चुनावी टाइम में लगा जाता है। तो जनरल डायर ने वही कहा कि कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होगी, उस पर रोक लगा दी। अब यही बात आपको समझना है कि 12 अप्रैल को ये रूल लागू हुआ, और अगले दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक क्रांतिकारी प्लान बनाया गया। पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जिसका नाम जालियांवाला बाग है, उसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हम लोग प्लान बना रहे थे क्रांतिकारी। और उसी क्रांतिकारी प्लान बनाने के क्रम में किसी को यह गुप्त सूचना प्राप्त होती है जनरल डायर को कि कोई क्रांतिकारी संगठन वहां पे क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है आपके विरुद्ध। नहीं, वो अपने सभी दल बल्ले के साथ आता है और फिर वहां पर क्या करता है, गोलियों की बौछार करता है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में नागरिकों ने आम सभा का आयोजन किया। बात समझ में आई? उनके जो क्रांतिकारी नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके याद में, उनके डिपेंडेंट होकर के ना एक आम सभा की आयोजन की गई थी। जनरल डायर सभी स्थली जालियांवाला बाग पहुंचा और बिना किसी पूर्व सूचना के 10 मिनट तक लोगों पर गोलियां चलाता रहा। मतलब बिना कोई सूचना के, बिना बोले जगह पे पहुंचता है, तरतर गोली चलाता है लगभग 10 मिनट तक। सरकारी सूत्रों के अनुसार 379 मारे गए और 1000 लोग घायल हो गए। इसको मोटा मोटी 500 लोग मान लेता है, लेकिन 379 एनसीईआरटी का डाटा है। जालियांवाला बाग आधुनिक भारतीय इतिहास सरकार के द्वारा किया गया सबसे बड़ा राजनीतिक अपराध था। उस समय के जो सरकार जो थी, उस समय का सबसे राजनीतिक हथियार के रूप में, या आज तक ऐसा कोई राजनीतिक अपराध नहीं हुआ था कि इतने लोगों को एक साथ लाश के पटरी पर सुला दिया जाए, राजनीतिक हथियार की जाए। बच्चों, एक दो अगर कहीं लाश निकल जाती है, अगर 10 भी लाश निकल जाए तो उस गांव का, उस जगह का माहौल बदल जाए। जहां 500-500 लाशें लगातार बिछा हो, ठीक है ना, और आदमी पूरे रूप से घायल हो। उस जमाने में, जिस जमाने में चिकित्सा पद्धति बहुत बेकार है, गोली लगा हुआ है, कैसा सरवाइव किया होगा लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता है कि 1000 लोग घायल हैं, तो ऐसा थोड़े कि 21,000 लोग घायल हुआ होगा। ये तो एक सरकारी आंकड़ा है। मरता कितना और है तो जारी कितना और करता है। और उस जमाने में अंग्रेजों का ही क्या था, रिपोर्ट था, अंग्रेजों का ही सरकार था, तो और ज्यादा नहीं शो किया होगा। तो तुम मान के चलो कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो गई थी। जालियांवाला बाग का विरोध हम लोगों ने किया। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की और सर की उपाधि लौटा दिया। इसके अतिरिक्त, चूंकि केसर हिंद की उपाधि तो अंग्रेजों ने ही दिया था, इसलिए उसको हटा दिया, है ना। और जालियांवाला बाग में शंकर नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया गया। जालियांवाला कांड की रिपोर्ट आने लगी, जांच होने लगी। जालियांवाला बाग की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब आया? मार्च 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा, इसीलिए अतिरिक्त बल का प्रयोग किया। जनरल डायर को सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश सरकार उसे अपने कार्यों से प्रसन्न थी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था, और आक्रोश था तो हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन का क्या काम था कि जो जालियांवाला बाग काम चल रहा है उसकी क्या की जाए, जांच की जाए। जांच हुई। उस जांच में यह निर्णय लिया गया कि
जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वह गलत हुआ है। जनरल डायर ने अपने शक्ति का गलत प्रयोग किया है और मार्च 1920 में जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार जनरल डायर को सरकारी पद पर से हटा दिया गया। लेकिन मन ही मन ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था कि चलो अच्छा किया। होता है ना कि दिखाने वाला दांत कोई और, खाने वाला कोई दांत और। तो नेता सब ऐसा ही होता है कि कोई काम कर दे। जैसे अभी मान लो बिहार में लालू प्रसाद के बड़ा बेटा जो है वो क्या किया, किसी लड़की से शादी कर लिया चुप चोरी से। जैसे उसकी पार्टी क्या हो रही थी, धूमिल हो रही थी, तो उसने अपने बेटे को ही अपने घर से निकाल दिया और अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब 6 साल से निष्कासित कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ? सामाजिक स्तर पर लोगों को वो कहने के लिए हो जाए कि देखिए हमने अपने बेटे को घर से निकाल दिया, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर खुश है और क्या कर दिया, पैसा दे रहा होगा, विदेश में वो घूम रहा होगा, सेटल हो रहा होगा, उसकी लाइफ है, जिंदगी जी रही होगी, और इधर 5-6 साल बाद सब बात भुला जाएगा, फिर जिंदगी चकाचक है। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यही बात है यहाँ पर भी। जैसे होता नहीं है कि हम लोग अपनी गलती नाकामी को छुपाने के लिए, ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई गलती कर देते हैं तो पिताजी आते हैं, हम लोग को 2-3 पड़ाका मार देते हैं। उससे क्या, उस सामने वाला आदमी को लगा कि ओ चलो गार्जियन को मारे, लेकिन मन ही मन खुश है, चलो हटाओ, जो करना था कर लिया। तो उसी प्रकार हंटर कमीशन का बात है। इसीलिए सरकार ने जनरल डायर को सम्मान स्वरूप एक तलवार और 20,000 पाउंड का पुरस्कार प्रदान किया। समझ रहे हो, एक तलवार भी दिया सम्मान में और 20,000 पाउंड का पुरस्कार दिया। तो कैसे तुम कह सकते हो कि उससे नाराज है? हंटर कमेटी की रिपोर्ट में कांग्रेस असहमत थी, इसलिए कांग्रेस ने जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए एक अलग समिति बनाई। कांग्रेस द्वारा तय किए गए समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, इसके सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे। हंटर कमेटी के जितने सारे रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट से कांग्रेस असहमत था, जिसने उसे अलग से एक समिति बनाया और उस समिति का अध्यक्ष इससे बनाया गया मदन मोहन मालवीय को, महात्मा गांधी उसके सदस्य रहे। कांग्रेस समिति के रिपोर्ट के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति, कांग्रेस ने जो रिपोर्ट सौंपी सरकार को, तो सरकार क्या बोलता है, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रति अंग्रेजी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और इसे नजरअंदाज कर दिया। बोला अरे हो तो गया, हटा तो दिए अपने ऑफिसर को, रिपोर्ट हमारा आ गया था, तुम लोग क्या अब इसको रिपोर्टिंग कर रहे हो? हाँ, इस बार ब्रिटिश सरकार की उदासी से महात्मा गांधी को झकझोर कर रख दिया। फलतः ब्रिटिश सरकार के सहयोगी महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के असहयोगी बन गए। ठीक है, पहले महात्मा गांधी इंग्लैंड को बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है ना, वो क्या बने थे, उसके सहयोगी बने थे। लेकिन अब क्या हो गए, वो विरोधी बन गए, असहयोगी बन गए, यहाँ पे लिखता है। और तब उन्होंने सहयोग न करके असहयोग किया और उसी साल असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य घट रही थी। एक और घटना महात्मा गांधी को ज्यादा प्रभावित किया। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्या है? 1919 में ये घटना घटी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सेवर्स की संधि के द्वारा मुसलमानों का खलीफा का गढ़ तुर्की में विभाजन करके मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया, जिसके विरोध में पूरे विश्व में मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली एवं मोहम्मद अली नामक 2 भाइयों ने किया, किंतु बाद में अबुल कलाम आजाद और गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन में कह रहा था कि सेवर्स की संधि के द्वारा मुसलमानों का खलीफा का गढ़ तुर्की को विभाजन करके मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया, जिसके विरोध में पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विरोध किया गया। शौकत अली और मोहम्मद अली नाम 2 भाई थे, इसका भारत ने विरोध किया, लेकिन बाद में महात्मा गांधी और मौलाना कबूल आजाद ने क्या किया, इसका समर्थन किया। महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं, मौलाना कबूल आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जब आती है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अंसारी, हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल बारी की जैसे प्रबुद्ध मुस्लिम नेताओं ने सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। 19 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का आयोजन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया और बाद में महात्मा गांधी को इस सम्मेलन की अध्यक्षता सौंप दी गई। महात्मा गांधी ने जून 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी को अहिंसक आंदोलन करने का सुझाव दिया। चूंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए इन जो भी काम करते थे वह अहिंसक करते थे, जिससे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जून 1920 में इलाहाबाद अधिवेशन में स्वीकृत कर लिया। इस प्रकार 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं ने महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा क्या कर दिया बच्चों, प्रभावित किया। और उस प्रभाव का निर्णय इतना मिला कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्गत अपना पहल जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन करने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान कर दी। ये वाला याद रखना, पहला जन आंदोलन कौन था बच्चों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? वो देहाती कहावत सुनते हैं ना कि रोटी एक तरफ से नहीं बनता है, रोटी दोनों हाथ से बनता है। एक हाथ से रोटी तो नहीं बने, रोटी दोनों हाथ से बने। कहने का मतलब आपको हम जितना दे रहे हैं, अगर रिटर्न में हमको उतना नहीं मिलेगा तो फिर वो संबंध क्या हो जाएगा? खराब हो जाए। यही इसका मतलब है। अंग्रेजों के सहयोगी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जब तक अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त हुआ तब तक वो अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे। लेकिन ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन आया, हंटर आयोग आया, वो हंटर आयोग क्या किया? महात्मा गांधी को कमजोर किया। ठीक है ना? किसके प्रति? अंग्रेजों के विश्वास के प्रति। और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अंग्रेजों का हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। और वही नहीं, उसी साल का एक घटना है खिलाफत आंदोलन, जिसमें तुर्की के मुसलमान जो थे खलीफा पद के लिए भारत में भी भारत का नेतृत्व शौकत अली जैसे भाई और मोहम्मद अली दोनों भाइयों ने यहाँ पे नेतृत्व किया। लेकिन महात्मा गांधी और मौलाना अबुल आज़ाद ने फिर उसको क्या किया? सहयोग प्रदान किया, जिससे ब्रिटिश के खिलाफ इनका और ज्यादा राष्ट्रीय पटलता हासिल हो गई। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे चीज आने से महात्मा गांधी को जन आंदोलन, मतलब पहला जन आंदोलन करने का, असहयोग आंदोलन करने का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। मतलब मजबूरी हो गया कि अब अंग्रेज के प्रति क्या करना होगा? हमें लड़ाई लड़ना होगा। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। पहला जन आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। कितना बच्चों? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन। अब इसमें करना क्या था? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक के निधन के शोक और असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक साथ मिल गए, जिससे असहयोग आंदोलन के प्रभावी शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए? बंग भंग आंदोलन के जन्मदाता। ठीक है ना? उनकी मृत्यु हो गई। तो एक ही साथ शुरुआत असहयोग आंदोलन की और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाना जन आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया। बाद में 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई, जिसके अध्यक्ष श्री विजय राघवाचारी थे। याद रखना, असहयोग आंदोलन में जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई में नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष जो बने थे वो श्री विजय राघवाचारी बने थे। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम चला। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के दरमियान जितने भी कार्यक्रम अपनाए गए उसके 2 पक्ष थे। जो भी कार्यक्रम कराए गए उसके 2 पक्ष थे। पहला निषेधात्मक, मतलब कौन चीज समान नहीं रखना है, और रचनात्मक, जो जरूरत है। पहला, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार के विरुद्ध प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख हथियार था विधानमंडल का बहिष्कार, और दूसरा सरकार तथा सरकार के सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय का बहिष्कार करना। क्या? सबसे पहले उन्होंने जो हथियार प्रयुक्त करा उस पर विरोध जताया।
विधानमंडल का बहिष्कार करना है, साथ ही सरकार का सहायता प्राप्त विद्यालय को बहिष्कार करना है। क्या करना है? असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना की गई। मतलब हमें अंग्रेजों स्कूलों की क्या करना है? अंग्रेजों द्वारा स्कूल जो व्यवस्था है उसे हटाना है, अपनी कुछ नई व्यवस्था लाना है। उसी दरमियान हम लोगों ने कुछ विद्यालयों की, राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय का क्या किया था? स्थापना किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दरमियान जितने भी तरह के बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए उन सब में सबसे अधिक सफल हुआ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जो निषेधात्मक पक्ष रखा गया उसमें जितने सारे आंदोलन चलाए गए उस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावी रूप में कौन सा आया? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। कोई भी व्यक्ति विदेशी कपड़ा नहीं पहनेगा, उसका बहिष्कार होना चाहिए। जगह जगह अंग्रेजों के विदेशी कपड़ा को जमा किया जाने लगा, उसमें आग लगाया जाने लगा। अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उनका माल यहाँ बिकता नहीं था। महात्मा गांधी नारा देते थे, अपने हाथ से चरखा चलाओ, अपने हाथ से सूत काटो, अपने हाथ से कपड़ा बुनो और फिर क्या करो? पहनो, है ना। असहयोग आंदोलन के दरमियान जिन प्रमुख शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई उसमें प्रमुख थे, पहला अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। मतलब दिल्ली में जामिया इस्लामिया है जो असहयोग आंदोलन में पहले हम लोग अलीगढ़ में किए थे, लेकिन उसको फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दिए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ। यही काशी विश्वविद्यालय आज के समय डेवलप है जो BHU के नाम से जाना जाता है। बहिष्कार कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकारी उपाधियों का भी त्याग किया गया। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। हमने बहिष्कार आंदोलन में क्या किया? तो बहिष्कार आंदोलन में यह निर्णय लिया कि हमको जो भी सरकारी उपाधि प्राप्त है उन सभी उपाधियों को हम क्या करेंगे? सरकार को लौटा देंगे, हम उसको नहीं लेंगे। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया, लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया गया। 1921 में मदुरै में महात्मा गांधी ने पश्चिमी पोशाक त्याग कर खादी वस्त्र धारण कर लिया। यानी 1921 में महात्मा गांधी पहले कोट वगैरह पहनते थे, उस कोट को उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। और फिर महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे? भारत की सबसे मतलब वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने त्याग दिया। वो टाई बेल्ट, सूट बूट नहीं, बेल्ट लगा करके घूमना, और फिर वही नहीं व्यवस्था कर ली। कौन सा? खादी पहनना है, एक कमर में बांधना है और एक क्या करना है? पूरे शरीर में लपेट करके अपना काम चला लेना है। यहाँ पे लाइन लिखता है असहयोग आंदोलन के विशिष्ट का। असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई। सबसे ज्यादा उसकी क्या विशेषता असहयोग आंदोलन की? असहयोग आंदोलन की विशेषता बच्चों ये है कि हिंदू मुस्लिम एक दिखाई दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली इत्यादि जैसे लोगों ने इसमें शामिल लिया। समय बीतता रहा। 1920 में जो शुरुआत हुई वह क्रांतिकारी की ज्वाला लेकर के गुजरा, लेकिन उसी बीच में एक घटना हो जाती है बच्चों। उस घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। क्योंकि महात्मा गांधी का यह पहला जन आंदोलन था और महात्मा गांधी चाहते थे कि इसे क्या करें? अहिंसात्मक रूप से पूरा करें, समझ गया ना, बिना मारपीट के। इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ, भारत माता की जय के नारों के साथ नहीं, गुजरात का उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक जिला है, उस जिले में सुनसान जगह से चौड़ी जिसको बोलते हैं चौड़ी मतलब सुनसान जगह, उस सुनसान रास्ते से क्या हो रही थी? रैली निकल रही थी और रैली निकलते निकलते आगे बढ़ा और उसी क्रम में क्या होता है? रैली पकड़ में आ जाती है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने उस पर कार्रवाई की जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों को, और फिर गुस्से में आकर के पुलिस चौकी को क्रांतिकारी लोग क्या करते हैं? फूंक देते हैं। ऐसा माना जाता है जिसमें 22-23 आदमी पुलिसकर्मी क्या हो जाता है? मर जाता है, जिंदा जल जाता है। महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि 1919 में 379 सरकारी आंकड़ा के अनुसार आदमी मरा है। हम लोगों ने कितना 44 फूकी फूका? 22 आदमी के। इससे महात्मा गांधी को नाराजगी नहीं हुआ, इससे बहुत ज्यादा नाराजगी कि तुम लोग क्यों सत्य और अहिंसा को मार कर तोड़े। इसलिए हम निर्णय लेते हैं
कि हम कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया। बात समझ में आई? तो सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोक दिया या क्यों रुक गई, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अचानक एक हिंसात्मक घटना घट गया जिसे महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए और उसको क्या किए, हटा दी। समझ में आई? तो ये आपका अहिंसात्मक आंदोलन ना होकर के अब हिंसात्मक आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नाराज हुए बच्चों, और फिर इसके बाद हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है? अब साइंस थोड़ा देख लेते हैं।